चौबड़ा अहम नावल है कर्नल फरीदी का, और जहाँ तक हम चले थे उससे आगे चल रहे हैं। 22वीं एपिसोड एंड हो गई थी और अब हम 23rd एपिसोड में आते हैं। फरीदी ने कहा कि उन्होंने बांसों के जंगल में एक दूसरा रास्ता दरियाफ्त कर लिया था। इसी रास्तों से मैं दाखिल हुआ, वो आगे निकल गया और मैं एक मुसीबत में फंस गया। एक बिन मानत ने मेरा पीछा छोड़ना कर दिया। फिर मुझे कुछ इस तरह याद नहीं कि मैं दरार में कैसे जा पड़ा। दरार में जॉन मनसन हैरत से बोला, लेकिन फिर तुम इसमें से निकले किस तरह? यही तो बताने चाह रहा हूँ। फरीदी ने अपनी फूली हुई बिछानी पर हाथ रखकर सिसके लेते कहा। मैं दीवानावार दरार में दौड़ रहा था और ये भी इत्फाक था कि वहाँ जा निकला जहाँ वो रस्सियों को बोलता। और मैंने क्या देखा? फरीदी ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या देखा? डॉन मनसन निकल के मस्ता था। पुल वाला बड़ा दरार के आर पार पड़ा हुआ था और इसी की रस्सी दरार में लटक रही थी। डॉन मनसन पहले तो कुछ ना समझा, लेकिन फिर दफा था उछल पड़ा। फरीदी की तरफ ध्यान दिए बगैर बोलता रहा। वो चीज़ मेरे लिए तायदे गैबी थी। मैं किसी न किसी तरह चढ़ता रहा और फिसलता हुआ रस्सी तक पहुंच गया। अब मुझे इस वक्त तक अच्छी तरह याद नहीं कि मैं रस्सी के सारे हिस्सों पर पहुंचा। तो इसका मतलब है कि उस दर के सारे दर्रार के आर पार आ गए। डॉन मनसन ने घबराते हुए लहजे में कहा। थोड़ी देर बाद कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुमने मुझे वायरलेस के जरिए इतला दी थी कि तुम्हें अलियारी का भूत दिखाई दिया था, जिनकी ख़तरनाक हरकत थी। फरीदी ने ज़रा लेकर कहा। और रोमोली का साथी अनवार था। इन्होंने इस पर अलियारी का मेकअप कर दिया। उनमें रशीदा बेहतर चिक पड़ी और फिर हंस पड़ी। खामोश रॉडन फ्रेड ने उसे ठाटा। उसके साथ 2 आदमी और है। फरीदी ने कहा। अल्बर्ना और उसका साथी? हाँ, लेकिन जानते हो कि अल्बर्ना कौन हो? नहीं। बैनुल-अक़वामी शोहरत का मालिक इंस्पेक्टर फरीदी, जिसने मिस्र में वेलमिन की मशीनी आंधी का पता लगाया था। और डी कार का डॉन मनसन मुठ्ठियाँ बेचकर बोला, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम है इसके पासपोर्ट से? फरीदी ने कहा, लेकिन तुम्हें इसकी इत्तला ना दे सकेगा जो उन्होंने मेरी निगरानी शुरू कर दी। रशीदा ने फिर क्या कहा और चीख कर बोली, और बाकी के साथ फरीदी भी है, तो समझ लो कि तुम्हारी मौत तुम्हारे सरों पर मंडला रही है। खामोश और डॉन मनसन उसे मुक्का देखा कर चीखा। मैं बहुत थक गया हूँ, फरीदी ने कहा। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं सुबह तक जिंदा ना रह सकूँगा। आग बुझा दो, डॉन मनसन ने अपने साथियों से कहा। सारी रोशनी गुल कर दो। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो गया। डॉन मनसन, मैं थक गया, मुझे ब्रांडी चाहिए। ब्रांडी? हमारे पास से 2 बोतलें रह गई थी। ज़्यादा पीने की कोशिश न करना, हम सब थके हैं। डॉन मनसन ने इसके हाथ में बोतल थमा दी। फरीदी ने थोड़ी सी ब्रांडी अंधेरे में गिरा दी। फिर उसकी जेब से एक पुड़िया निकली। दूसरे लम्हे में पुड़िया का सारा सफ़ूफ बोतल में मिल गया। शुक्रिया, फरीदे ऐसे अंदाज में बोला जैसे अभी तक सांस रोके हुए बोतल में टक मुँह लगाए रहा है। और फिर उसने पेट्रोल कर बोतल डॉन मनसन को वापस कर दी। बोतल डॉन मनसन और उसके साथियों में गर्दिश करती रही। फरीदी छेड़छाड़ कर इनसे गुफ्तगू करने लगा। थोड़ी देर बाद वो बोलते रहे कि फिर उनकी आवाज़ें आनी बंद हो गई। फरीदी ने 2-3 बार डॉन मनसन को ज़्यादा ज़ोर से पुकारा, लेकिन जवाब नहीं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टटोलता हुआ रशीदा की तरफ बढ़ने रहा। रशीदा चौंक पड़ी। ये क्या हरकत? उसने सख्त लहजे में कहा। चुप रहो, मैं हूँ फरीदी। ओ, रशीदा करीब करीब चीख पड़ी। बेवकूफ़ लड़की, खामोश रहो, फरीदी ने कहा और इसके हाथ पैरों खुलने लगा। थोड़ी देर बाद वो चट्टानों से गुजर रहे थे। ये कार का और इसकी लड़की को मेरी असलियत मालूम ना होने पाए। फरीदी ने कहा, मुझे सिर्फ अल्बर्नो समझते हैं। डी कार का वगैरह रशीदा को देखकर उछल पड़े। रशीदा अनवर के शाने से लगी हुई बुरी तरह रो रही थी। तुम कभी इस तरह रोई हो? हमीद ने आहिस्ता से रमोना से कहा। मैं क्यों रोती? अल्बर्नो, मैं किस तरह तुम्हारा शुक्र अदा करो? डी कार का बोला। बात की बात है, फरीदी ने कहा। सुबह हमें डॉन मनसन से समझने क्यों ना इन्हें इसी वक्त ठिकाने लगा दिया जाए? रमोना ने कहा। ये मेरे असूल के ख़िलाफ़ है। मैं नींद या बेहोशी में किसी को मारने का कायल नहीं है, फरीदी ने कहा। और वो रात ही को निकल गए तो डी कार का ने कहा। सुबह से पहले इनकी आँख खुलनी महल है, फरीदी ने कहा और सिगार सलगाने वाला। लेकिन हमें होशियार होना चाहिए। रात में बारी बारी हम पहरा देते रहेंगे, डी कार का ने कहा। रात की ताख़ीर बढ़ती जा रही थी। सोते में फरीदी की अचानक आँख खुली। हमीद, रमोना और अनवर के बीच में रशीदा सो रही थी, लेकिन डी कार का कहीं पता नहीं था। फरीदी का माथा टनका। वो तेज़ी से चट्टानों पर चढ़ने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था। यह अचानक उसे एक चीज़ सुनाई दी और फरीदी के जिस्म में सनसनाहट दौड़ गए। वो आवाज़ की तरफ झपटा। फिर दूसरी चीज़ सुनाई दी, तीसरी और फिर सन्नाटा। वो जगह ने डॉन मनसन और उसके साथियों को छोड़ा था दिखाई दे रही थी।
मैं हिमाकत कर ही बैठा। फरीदी बुड़बड़ाया। सामने का मंजर देखकर उसकी आंखों में ख़ून उतर आया। डी वेंसन और उसके साथियों ने डी कारका को जकड़ा हुआ था और डॉनसन ने पूरी कुव्वत से उसका गला दबा रहा था। फरीदी ने फल उठाई और गोलियां चलानी शुरू कर दी। ठाएँ ठाएँ चटाने गोश्ती रहीं। फरीदी ने फिर दूसरा फायर किया और भागा। आदमियों के भागने की आवाज़ें सुनाई दी। फरीदी उस जगह पहुँचा जहाँ डी कारका लाशों के बीच में बैठा था। इसकी आंखें बंद थी। फरीदी ने ऐसे से उसे चुन भेजी। अल्बर्नो डी कारका चलाया गया। लोग भाग गए। हाँ, क्या पागलपन था मेरे मना करने का जो तुम चले आए। मैं बहुत बुरा हुआ। लोग बचकर निकल गए। हमारी जान की खैर नहीं, कोई परवाह नहीं। फरीदी ने उसे उठाया। तुम्हें चोट तो नहीं है? नहीं अल्बर्नो, मुझे और यारी के इंतकाम ने अंधा कर दिया था। जब तुम लोग सो गए तो मैं उठा, ये सब बेहोश पड़े थे। मैंने एक के सीने में खंजर उतार दिया। उसकी चीख से दूसरे की आँख खुल गई। जब तक वो होशियारों में दूसरे को भी ख़त्म कर चुका था कि अचानक इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैं बेकाबू हो गया। मर ताजुब अल्बर्नो, मैं किसी के पास कोई हथियार भी ना था। फरीदी और डी कारका जब पहुँचे तो अनवर और हमीद झाँक चुके थे। रमोना का चेहरा सर था। डी कारका को देखकर वो उछल पड़ी। अल्बर्नो, तुम बहुत अच्छे हो। तशक्कुर, इस लहजे में बोली। मेरे मुतालिक क्या ख्याल है? हमीद ने दखल दिया। रमोना ने उसे घूर कर देखा। हमीद ने खामोशी से गर्दन झुका ली। सब लोग तैयारी में मसरूफ़ हो गए और सूरज निकलते निकलते छोटा सा काफ़िला संगला चट्टानों को अबूर करता हुआ आगे बढ़ता रहा। मुतवातिर 2 दिन तक सफ़र जारी रहा। इस दौरान में कोई काबिल ज़िक्र हादसा पेश नहीं आया। इस तहत जंगलों और पहाड़ों के आसार ख़त्म होते जा रहे थे। डी कारका की तशवीश पर एक जगह रुक कर फरीदी, हमीद और अनवर ने अपनी शक्लें तब्दील कर ली। अनवर डी कारका के लड़के और यारियों की शक्ल में था। फरीदी और हमीद ने डी कारका की दी हुई वो तस्वीर के मुताबिक मेकअप किया। डी कारका ने इन्हें बताया कि शहर में दाखिले वक्त बाहर से आने वालों के मुताबिक काफ़ी छानबीन की जाती थी। मुझे खौफ है कि डॉन मंसन ने शाही महकमा सुराग रसानी को अपनी आमद से मुतलाना कर दिया। और डी कारका ने कहा, किस तरह? फरीदी ने पूछा। वायरलेस के ज़रिए। वायरलेस? हाँ, तुम क्या समझते? हम लोग काफ़ी तरक्की याफ्ता है इस मामले में, किसी यूरोपियन मुल्क से पीछे नहीं है। खबर कहाँ से भेजी होगी? फरीदी ने पूछा। मैक्सिको के बंदरगाह वीराकोस से। लेकिन ये क्या ये चीज़ ख़तरनाक नहीं? फरीदी को सोचता हुआ बोला। तुम्हारे पैगाम दूसरे भी सुन सकते हैं। ये तो ख़ास बात है। डी कारका ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारे ट्रांसमीटर सबसे अलग अलग हैं। हमारे ट्रांसमीटर पर नशर किए जाए वे पैगाम सिर्फ हमारी रिसीविंग मशीनों पर हो सकते हैं। तो फिर अब क्या कहते हो? फरीदी उकता कर बोला। हमें खुफिया रास्ते से शहर में दाखिल होंगे। डी कारका ने कहा। और ऐसी सूरत में अनवर के लिए वो वारी का मेकअप मखदूश है। खुद मुझे और रमोना को भी अपने लिए तब्दील करने पड़ेंगे। दूसरे मुस्किन के मुताबिक इन्होंने एहतियाती तदबीर करने के बाद रास्ता बदल दिया। इसी तरह इन्हें 36 घंटे तक और सफ़र करना पड़ा। और जब वे शहर में दाखिल हुए तो फरीदी वगैरह की आँखें खुल गई। चारों तरफ बड़ी आलीशान इमारतों का जाल बिखरा हुआ था। लेकिन इन्हें ये एक बात अजीब दिखाई दी कि सारी इमारतें सब्ज़ रंग से रंगी हुई थी और इमारतों की छतों पर पौधे और झाड़ियाँ नज़र आ रही थी। इन्हें कोई ऐसी इमारत दिखाई ना दी जिसकी छत पर छोटे छोटे दरख्त ना दिखाई दे रहे हों। डी कारका, हमीद और अनवर की हैरत पर हंस पड़ा। मैं समझता हूँ, फरीदी मुस्कुरा कर बोला, इस जहाज़ पर परवाज़ करने वाले गैर मुल्की हवाई जहाज़ से महफूज रहने के लिए तुम लोगों ने तरीका इख्तियार किया। लेकिन बदकिस्मत हवाई जहाज़, डी कारका ने हंसकर कहा, जिनकी आवाज़ नीचे होती है मार कर गिरा दिए जाते हैं। तुमने अक्सर अपनी तरफ के अखबारात में इस किस्म की पुरस्कार खबरें पढ़ी होंगी। ये फर्रा तैयारा बहर अटलांटिक और बहर कैरेबियन के दरमियान में परवाज़ करते पुरस्कार तौर पर गायब हो गए। पुरस्कार तरीके हमारी तैयारा शक्ल तोपों की मरूने में है। बहुत खूब। फरीदी मुस्कुरा कर बोला। मेरा दिल चाहता है कि बकिया ज़िंदगी इसी पुरस्कार जजीरे में गुजार दूँ। सच? रमोना पुरस्कार दर्जे में बोली। कतई। फरीदी संजीदगी से बोला और हमीद के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अरे ऐसा हो सके तो हम इसे अपनी खुश नसीबी समझेंगे। डी कारका ने कहा। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि गैर मुल्कियाँ नहीं रह सकते, आखिर कब तक इस हालत में रहूँगा? डी कारका ने फरीदी ने पूछा। डी कारका दबा कर रह गया। अल्बर्नो, हमारे यहाँ अगर फाकान और मुकद्दस वहाँ मिलकर कोई हुक्म दे दें तो सब उसे मान ही लेते हैं। डी कारका ने ठंडे लहजे सांस लेते हुए कहा। सुबह के हल्के फैलते धुलके में वो शहर के गैर आबाद हिस्से से गुजरते। डी कारका की स्कीम के मुताबिक इन लोगों को सबसे पहले मुकद्दस बाप के हजूर में हासिल होना था। सुबह हो चुकी थी और शहर से बाहर निकलकर एक छोटी सी पहाड़ी के दामन में काफ़िला पहुंच चुका था। पहाड़ियों के नशे में चट्टानों से ढका हुआ एक किला दिखाई दे रहा था, लाल लाल फीते लगाए हुए। सिपाहियों की 2-2 कतारें पहरे पर थीं। इस काफ़िले को आगे देखकर उन्होंने अपनी राइफलें उठाईं। डी कारका ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। फरीदी और अनवर ने इसकी तकलीफ की। सिपाहियों के पास पहुँचते ही रशीदा ने पाया बाजू खोला और सिपाहियों के बीच में खड़ी हो गई।
मुक्का कान कर उसने अपना बाजू लहराया। सीनूरा उनमें से हैरत से चीखा और वो सब रशीदा के गिर्द आ के खड़े हुए। उसके बाजू पर बराबर निशान साफ दिखाई दे रहा था। फ़ाकानिया जिंदाबाद, सीनूरा रोमोली जिंदाबाद। सिपाहियों ने नारे लगाकर अपनी गनें नीचे कर दी। मुकद्दस बाब नारों की आवाज़ सुनकर बाहर निकला है। फरीदी ने देखा एक लंबा थड़ंगा बुढ़ा आदमी इनके सामने खड़ा था। इसकी खूबसूरत दाढ़ी और आंखों में ख़ास किस्म की चमक ने फरीदी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आदमी होशियार है। ये गांडना थारे का उसे देखकर झुका एहतरामन उसने मुकद्दस बाब की अब्बा को पोसा दिया और खड़ा हो गया। रशीदा को देखकर उसने ताज़ीमन से हिलाया और उसकी पीठ पर शफ़क़त से हाथ फेरा। अचानक नक्कारों की आवाज़ सुनाई दी। फरीदी चौंक पड़ा। ढिकारका के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। नक्कारों की आवाज़ तेज़ होती गई। मुकद्दस बाब ने मुड़कर ढिकारका की तरफ देखा। मकान मार वो किससे लड़ेगा। देखते देखते सामने का मैदान गर्दोबार से अट गया। मुकद्दस बाब ने इशारा किया और सिपाही ने पड़े हुए नक्कारे को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया और दूसरे लम्हे सिपाहियों की कतार निकलने लगी। सामने का कबाट छट गया था। उड़ते हुए सस्त पड़े नक्कारे बचाते हुए फौजी आ रहे थे। इनकी गनें भी धूप में चमक रही थी। आगे आगे एक शख्स नंगी तलवार लेकर था जिससे उनकी खतरे टपक रहे थे। गालिबन ये ऐलानी चिन्ह था। सिपाहियों में से एक शख्स के सर पर चांदी का चत्तर लगा हुआ था। गालिबन ये फ़ाकान था और उसी के साथ एक शख्स था। दूर से फरीदी ने उसे पहचान लिया। इसकी आंखों में बल्ला की सफाकी थी। फरीदी ने एक ही नज़र में पहचान लिया। ये शख्स डी फॉन्सेट के अलावा और कोई नहीं था। ये एपिसोड यहीं पर एंड।